हेलो एवरीवन, यूनिट 6 ग्रेविटेशन का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है भाई? केपलर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स और वेटलेसनेस। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G is equal to gm upon r square. Gravitational potential energy, V is equals to minus of g mm upon r. Kinetic energy, K equal to half mv square. Centripetal force, F equal to mv square by r. And Kepler's third law, which is T square is directly proportional to r cube. Escape velocity. The minimum velocity with which a body must be projected so as to enable it to just overcome the gravitational pull is known as escape velocity. सिंपल भाषा में, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भेजना है या अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। हमने कंसिडर किया कि एक बॉडी जिसका मास m वो p पॉइंट के ऊपर है और ये p पॉइंट अर्थ के सेंटर से x के डिस्टेंस पे है। ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी F इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन x स्क्वायर, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला। अच्छा, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन थ्रू dx। हमने क्या किया, इसे p से q तक लेके गए, यानी कि dx का हमने इसका डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसमें वर्क डन जो है वो स्मॉल वर्क डन होगा, वो कितना होगा? दैट इज dw इज इक्वल टू f dx, यानी कि g mm अपॉन एक्स स्क्वायर जो f था और इनटू dx। ठीक है। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी तक पहुंचाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेट करूंगा लिमिट्स में r टू इंफिनिटी। ओके, तो इस टर्म को मैंने इंटीग्रेट किया तो dw का तो w हो गया, इंटीग्रेशन में g mm अपॉन एक्स स्क्वायर dx और लिमिट्स है r से इंफिनिटी। अब जी एम एम तो बाहर आ जाएगा, 1/x स्क्वायर को x टू द पावर ऑफ -2 dx लिख सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ 1/x। ठीक है। इसमें हमने फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n dx, जो कि होता है x टू द पावर ऑफ n+1 अपॉन n+1, और n की जगह -2 था यहाँ पे। फिर हमने माइनस साइन को बाहर निकाल लिया, फिर हमने लिमिट्स पुट की। पहला अपर लिमिट, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी, माइनस फिर लोअर लिमिट 1 अपॉन आर, 1/इंफिनिटी होता है 0। तो ये आ गया मेरे पास W इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। कंटिन्यू करते हैं, तो W इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर आया। अच्छा, this work done is performed by the body by providing an equal amount of kinetic energy to it at the surface of earth। सिंपल भाषा में, ये जो यहाँ से इन्फिनिटी तक जाने के लिए वर्क डन किया, उसके लिए शुरू में एनर्जी तो चाहिए थी, वो कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी को इस वर्क डन के बराबर कर दिया। यहाँ से वेलोसिटी से एस्केप वेलोसिटी आता है अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। ठीक है, हम gm अपॉन आर स्क्वायर जो है वो स्मॉल g के बराबर होता, तो उससे gm कितना आएगा? जी आर स्क्वायर। उस वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास आता है वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr। ये मेरा फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी के लिए। अगर मैं g की वैल्यू पुट करता हूँ, होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ kg पर सेकेंड स्क्वायर में, r है 6400 किलोमीटर, तो उससे एस्केप वेलोसिटी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, तो इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ।
तो हमने क्या किया कि ये हो गई अर्थ जिसका रेडियस r, इसके चारों तरफ ये हो गया ऑर्बिट, इसमें हमने एक सैटेलाइट को पुट किया एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर हम सैटेलाइट का डिस्टेंस देखें फ्रॉम द सेंटर वो होगा r प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द satellite and the earth will provide the centripetal force for that to move in the circular path। ठीक है, यानी कि जी एम एम अपॉन आर प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एक्स, या अगर v निकालूं तो अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एक्स, या हम लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया था स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो वहां से जी एम की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। अच्छा, अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत नज़दीक रिवॉल्व कर रहा है, बहुत नज़दीक का ये मतलब नहीं अर्थ पे ही, लेकिन नज़दीक है, उस सिनेरियो में x को 0 लेते हैं तो v आता है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, या हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर। और अगर अर्थ के लिए देखें तो वैल्यू निकलती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, इसका मतलब क्या निकलता है? द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू गो वंस अराउंड द अर्थ, मतलब यहाँ से वापस घूम के यहाँ आने में जितना लगा। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर प्लस एक्स अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू रख दी अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन जी एम। अब ये होल क्यूब कैसे आया? ये टर्म बाहर थी, अगर ये अंदर जाएगी तो स्क्वायर में होगी, और एक ऑलरेडी टर्म है तो इसीलिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगेन सैटेलाइट अगर अर्थ के बहुत नज़दीक है तो x 0, उस सिनेरियो में t इज इक्वल टू 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी प्लस एम, वही क्यूब था तो स्क्वायर करके एक आर बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। ठीक है, अर्थ के लिए टाइम पीरियड निकलता है 84.6 मिनट्स। अच्छा, इक्वेशन 1 में अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। ठीक है, तो इस पूरी टर्म की जगह यानी कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम की जगह हमने k लिखा क्योंकि सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो क्या हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब विच इज कैपलर्स थर्ड लॉ। तो ये देखो हमने कैपलर लॉ को भी डिराइव कर लिया यहाँ पे। हाइट ऑफ अ सैटेलाइट, तो हम जानते हैं t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन जी एम। ये हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव किया था वहाँ से पता है, और हम ये x डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उसके बाद हमने जी एम की जगह जी आर स्क्वायर लिखा, फिर हमने लिखा आर प्लस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, क्यूब रूट लिया तो यहाँ राइट हैंड साइड में पावर आ गई 1/3। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस ऑफ r। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, के सैटेलाइट जो घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी है वो पता करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एक्स, क्योंकि डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से r प्लस एक्स है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू रखी, तो ये निकलता है मेरे पास k इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन 2 इन ब्रैकेट r प्लस एक्स। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हमने दोनों की वैल्यूज रखी, और हमारे पास आता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2 r प्लस एक्स। अब यहाँ पे ये देखो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इसका मतलब सैटेलाइट जो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो तो दिख ही रहा है कि पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में काइनेटिक से डबल है, दैट इज v इज इक्वल्स टू 2k। और तीसरा, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट
is the negative of the kinetic energy of the satellite, यानी कि E is equals to minus of K. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, अब ये क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, मतलब इसी ऑर्बिट में ही घूमे तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. एंड बाइंडिंग एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, तो वो हमारे पास आता है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन 2r+x. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन, जो दिखाई दे रहा है अलोंग द इक्वेटर विद टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स आर कॉल्ड एज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. द सैटेलाइट वुड अपीयर फिक्स्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अर्थ, क्योंकि अर्थ भी अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती, ये भी अर्थ के साथ 24 आवर्स ही इनका भी टाइम पीरियड है, तो हमें लगता है कि ये स्टेशनरी है. ठीक है, ये क्या करती है? सिग्नल्स को रिसीव और ब्रॉडकास्ट करती है एक काफी बड़े एरिया पे अर्थ पे. ठीक है, इसका यूज किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन में, जो आपके लाइव मैचेस वगैरह है वो सब जियो स्टेशनरी से आते हैं. एग्जाम्पल इंडिया का इनसैट सैटेलाइट. दूसरे होते हैं पोलर सैटेलाइट्स, जो अलोंग द पोल्स मूव करेगा ऑब्वियसली. ठीक है, ये सैटेलाइट लो ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, 500 से 800 किलोमीटर सरफेस से डिस्टेंस अगर देखें. ये अलोंग द पोल्स जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आपका मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, इनका टाइम पीरियड मात्र 100 मिनट्स का होता है, इसका मतलब एक दिन में बहुत सारे चक्कर लगा सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, तो जो कैमरा लगा होता है इसके ऊपर वो क्या है, अर्थ के ऑर्बिट में जब है वो एक बहुत छोटी स्ट्रिप को कर रहा है. ठीक है, अर्थ की एक बहुत छोटी स्ट्रिप को एक ऑर्बिट में कवर कर पाता है. ठीक, इसीलिए एडजेसेंट स्ट्रिप्स जो हैं वो नेक्स्ट ऑर्बिट में देखते हैं, ताकि आप पूरी अर्थ को देख सकते हैं स्ट्रिप बाय स्ट्रिप, एक स्ट्रिप यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे पूरे दिन में. ठीक है, ये सैटेलाइट्स जो है पोलर और इक्वेटोरियल जो रीजन्स हैं उनको देख सकते हैं, जो क्लोज डिस्टेंसेस पर काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन के साथ. इनका यूज़ होता है रिमोट सेंसिंग में, मेट्रोलॉजी में, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, स्पाइंग में, इन सब में इसका यूज़ होता है. वेटलेसनेस इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट. ठीक है, अब अगर हम जो है एक सरफेस के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, तो हम क्या, हमारा वेट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, रेस्ट पे अगर हम हैं, ठीक है, तो नीचे की तरफ लगा रहा है, तो सरफेस एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाता है. ठीक है, ताकि हम रेस्ट पे ही रहें. यही सेम प्रिंसिपल यूज किया जाता है टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्प्रिंग बैलेंस हंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सीलिंग से अटैच्ड है. ठीक है, तो ये देखो, ये आपका स्प्रिंग हो गई, यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं वेट नापने के लिए कुछ लगाया हो और ये फिक्स सपोर्ट से है. ठीक है, अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये बंदा है, ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, स्प्रिंग को पुल डाउन कौन कर रहा है? इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, वो स्प्रिंग को खींच रहा है. ठीक है, क्लियर? अब इसके कारण क्या होता है कि स्प्रिंग जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि स्प्रिंग पे डाउनवर्ड लग रही है तो स्प्रिंग इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इस टॉप वाले सरफेस को रिलीज कर दें, तो उस सिनेरियो में देखो क्या हो रहा है. ये ऑब्जेक्ट और स्प्रिंग दोनों जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी से मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ. ठीक है, स्प्रिंग में कोई स्ट्रेचिंग नहीं आ रही है. जब स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग नहीं आएगी तो स्प्रिंग कोई अपवर्ड फोर्स नहीं लगाएगी. ठीक है, अब इससे कारण क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी 0. ठीक, क्योंकि स्ट्रेचिंग ही नहीं हुई. अगर ये ऑब्जेक्ट ह्यूमन है, जो कि मैंने पहले ही लिया हुआ है, तो उसको अपना वेट फील ही नहीं होगा, क्योंकि अपवर्ड कोई फोर्स ही नहीं लग रही है. ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो वो वेटलेस फील करता है, और इस फिनोमिना को हम वेटलेसनेस कहते हैं. अब अगर हम सैटेलाइट की बात करें जो अर्थ के अराउंड घूम रहे होते हैं, ठीक है,
इसमें देखो सैटेलाइट का जो हर पार्ट है उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, ये देखो ये भी टुवर्ड द सेंटर, यहाँ भी टुवर्ड सेंटर, यहाँ भी टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो, तो उस पोजीशन पे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सैटेलाइट के अंदर हमेशा ही फ्री फॉल का स्टेट होता है। जैसे कि जब हम एक हाइट से गिर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं कि वेटलेसनेस फ्री फॉल एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन सैटेलाइट में तो हर पोजीशन में होगा। तो जब एक मैन्ड सैटेलाइट है उसके अंदर जो लोग हैं वो ग्रेविटी एक्सपीरियंस ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ग्रेविटी का मतलब होता है वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन उनके लिए ना कोई हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, उनके लिए सारी डायरेक्शन सेम है, तो उनको हर जगह से वेटलेसनेस फील होती है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, काफी बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो सिम्टम्स हैं उनमें से कौन सा एस्ट्रोनॉट फील करेगा स्पेस के अंदर? तो देखो भाई, सबसे पहला स्वॉलन फीट। देखिए हमारे जो पैर हैं वो हमारी पूरी बॉडी का जो मास है उसको होल्ड करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण है। स्पेस में तो वेटलेसनेस है क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, तो स्वॉलन फुट तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। स्वॉलन फेस जो होता है वो अफेक्ट कर सकता है, क्यों? क्योंकि वेटलेसनेस होती है, ठीक है। वेटलेसनेस के कारण स्वॉलन फेस हो सकता है। हेडेक हो सकता है। हेडेक किसके कारण होता है? हेडेक होता है मेंटल स्ट्रेन के कारण, वो आपका स्पेस में जरूर हो सकता है, ठीक है। स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होती है तो ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। नेम टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन वेदर अ प्लैनेट हैज एटमॉस्फेयर और नॉट। तो भाई इसका एक तो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, और दूसरा सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट। वैसे हम यहाँ पे इसको ये भी तो कह सकते हैं कि उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या है। आंसर द फॉलोइंग, व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर। तो भाई देखो ऐसा है, जी की वैल्यू मून पे बहुत कम है, तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत कम होगी। क्यों? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr, तो g कम है तो एस्केप वेलोसिटी भी कम ही निकलेगी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स के, जो अलग अलग गैसेस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, इस एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे, और जब कोई मॉलिक्यूल बचेगा ही नहीं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अबाउट द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। If the space station orbiting around the Earth has a large size, can he hope to detect gravity? तो देखिए भाई, स्मॉल जो स्पेस शिप का साइज है उसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी अर्थ और स्पेसशिप के बीच में वो काफी कम होगी, तो एस्ट्रोनॉट को ग्रेविटी फील ही नहीं होगी। लेकिन अगर साइज ऑफ स्पेस स्टेशन काफी बड़ा हो तो ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, तो इजीली डिटेक्ट हो जाएगी। Question number 3, why space rockets are usually launched from west to east? Why is it more advantageous to launch rockets in the equatorial plane? तो भाई अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर देखें अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसकी लीनियर वेलोसिटी भी वेस्ट टू ईस्ट होगी। तो अगर रॉकेट को आप वेस्ट टू ईस्ट में लॉन्च करोगे तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो है वो लॉन्चिंग वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट से ऐड कर जाएगी, यानी कि ज़्यादा वेलोसिटी मिल रही, तो बेटर ही है वेस्ट टू ईस्ट में लॉन्च करो। बी पार्ट, एडवेंचरस क्यों है? ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जो होता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन मैक्सिमम होती है। Question number 4, if a spoon is dropped from an artificial satellite orbiting around the earth, will it reach the surface of earth? If not, why? तो भाई पहली बात तो जो स्पून है कभी अर्थ पे पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है। सरफेस पे कभी नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है स्पून के ऊपर जो लग रहा है, ठीक है, वो किसके कारण लग रहा है? रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, ठीक है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो स्पून क्या है, सेम सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करती रहेगी और सैटेलाइट को चेज करती रहेगी, वो कभी भी अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंच पाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, एयर फ्रिक्शन इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, एक्सप्लेन। तो अगर हमने एक सैटेलाइट लिया जिसका मास m है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका रेडियस r,
सैटेलाइट की वेलोसिटी v है, अर्थ का मास m है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो ग्रेविटेशनल पुल से आएगी, यानी कि mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एम एम, या एम वी आर इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जी भी कॉन्स्टेंट, एम भी कॉन्स्टेंट, सेटेलाइट का मास भी कॉन्स्टेंट। अब एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल, सो एल इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब कि अगर आपका एल इंक्रीज कर रहा है तो वी को डिक्रीज करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब एयर फ्रिक्शन के कारण रिटार्डिंग टॉर्क आती है, यानी कि एल डिक्रीज करेगा, और अगर एल डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट टू essential requisites फॉर स्टेशनरी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो भाई पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होना चाहिए 24 आवर्स, और सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट में जानी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थ के जैसे, रीजन बताया था। चलिए रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है भाई। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला निकाला हमने उसका, अर्थ के लिए वैल्यू निकाली, ऑर्बिटल वेलोसिटी उसका फॉर्मूला, अर्थ के लिए वैल्यू, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट का फॉर्मूला और वैल्यू, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, और जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स के बारे में। चलिए एग्जाम्पल्स, यहाँ हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, इसमें सिर्फ बता रहे हैं। 10 एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद असाइनमेंट है, असाइनमेंट में 11 क्वेश्चंस हैं, ये 11 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। एंड एक्नॉलेजमेंट पे आ जाते हैं, गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद डेटा और इमेजेस के लिए जो भी ली गई हैं। और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, किस पे, वो जो एग्जाम्पल्स दिखाए थे उनको कैसे सॉल्व किया हुआ उसके लिए। थैंक यू सो मच।